नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। आज हम लोग पानीपत के द्वितीय युद्ध को, जो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, उसकी एक एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम अगर सामान्य भाषा में अगर समझें तो, जब बाबर की मृत्यु हुई और हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं उतना मजबूत शासक नहीं था। जब कन्नौज का युद्ध हुआ तो उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा और कुछ वर्षों के बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ और उसमें पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और उसके बाद उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा। तो उस समय मुगल साम्राज्य एक कमजोर दौर से गुजर रहा था। उसी समय हरियाणा में हेमू, जो एक वैश्य परिवार में उसका जन्म हुआ था, हेमू का, और वह व्यापार का कार्य करता था। बहुत सारे बाजारों में उसे नमक और सब्जी बेचते हुए पाया गया। बाद में वो आदिल शाह सूरी के सेवा में वह चला गया वो। लेकिन हेमू अपनी प्रशासनिक कौशल के कारण उसने सेनापति और वजीर तक का सफर तय किया और उसने सेनापति रहते हुए वह 22 से अधिक लड़ाइयाँ जीती उसने। लेकिन उसकी नज़र पड़ी मुगल साम्राज्य पर, क्योंकि पहले से ही वह दिल्ली और आगरा पर कब्जा जमा चुका था वो। लेकिन जब उसको लगा कि मुगल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर है इस समय, क्योंकि आप जानते हैं कि हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो वह काफ़ी एक कमज़ोर शासक था वो। जब कन्नौज का युद्ध हुआ शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, तो उसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ और हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ा, मतलब भारत छोड़कर भागना पड़ा। और कुछ अंतराल के बाद उसने 1555 में पुनः युद्ध जीता, सरहिंद का युद्ध, और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना किया। और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हुई और उसका पुत्र अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा। तो उस समय का जो दौर है, मुगल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर दौर से वो गुजर रहा था वो। लेकिन उसी समय जो हेमू है वह सामने उभर कर आया और उसे लगा कि इस समय मुगल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर है और हम इसका फायदा उठा सकते हैं। और उसने अकबर और जो अकबर का संरक्षक था बैरम खान,
उसको चुनौती दी। और पानीपत के मैदान में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अगर देखें तो अकबर की 20 से 25 हज़ार सेना थी अकबर के पास, और तोपें भी थी, गोला बारूद भी थे। लेकिन हेमू के पास लगभग में 50 हज़ार से 60 हज़ार सैनिक थे, 1500 हाथी थी। और जो हेमू है वह सैनिक के तौर पर और सेनापति के रूप में उसके पास 22 से अधिक लड़ाइयाँ जीतने का अनुभव प्राप्त है। जब दोनों आमने सामने हुए पानीपत के मैदान में, जब युद्ध शुरू हुआ तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि हेमू पूरी तरह से हावी है युद्ध में, क्योंकि उसके पास 1500 के आसपास हाथी थी, और हाथियों ने अपना जब पराक्रम दिखाया, क्योंकि हर एक हाथी एक किले के समान थी, एक दुर्ग के समान थी, जिधर भी जाती थी सैनिक उनको कुचलती हुई आगे निकल रही थी। मुगल की सेना काफी भयभीत हो गई, और यह देखें तो बैरम खां के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी कि हमें जो जीत का मंजर है वह हमसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा। मतलब कि हेमू का पूरी तरह से प्रभाव उस समय दिख रहा था। हेमू एक अच्छी स्थिति में था जो कि युद्ध को जीत सकता था वो। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जब वह जीत के करीब था हेमू, अचानक एक तीर आता है और हेमू के आंख में लग जाता है। हेमू हाथी पर बैठा हुआ था, और जब तीर लग गया उसके आंखों में तो वह हाथी पर ही बेहोश पड़कर गिर गया वो। और जैसे ही वह बेहोश हुआ, उसका जो नियंत्रण है हाथी पर वह छूट गया। जब नियंत्रण छूट गया और हाथी स्वतंत्र हो गई तो वह खुद कंट्रोल से वह क्या हो गया, बाहर हो गया हाथी, और इधर उधर भागने लगा। जब उसके सैनिकों ने देखा कि जो हेमू जिस हाथी पर बैठे थे वह हाथी इधर उधर नियंत्रण अपना खो चुका है, मतलब उनको लग गया कि हेमू अब मारा गया, तो जितने सैनिक थे उनका मनोबल टूट गया। जब मनोबल टूट गया तो इसका फायदा अकबर और हुमायूं ने, अकबर और बैरम खान ने, दोनों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और अपनी सेना को संगठित रूप में रखते हुए हेमू को हराया और जीत को अपना अकबर के चेहरे के रूप में, उसे विजयी के रूप में अकबर को दिलाया। मतलब कि अकबर इसमें जीत गया। जब जीत गया तो
हेमू को पकड़ा गया और पकड़कर मुगल सेना के सामने लाया गया, जहाँ पर अकबर और बैरम खां मौजूद थे। उस समय बैरम खां ने अकबर को कहा कि तुम तलवार से इसका सिर है वह धड़ से अलग कर दो। लेकिन अकबर उस समय काफ़ी छोटा था, नाबालिग था, और डर रहा था वो। उसके हाथ पांव कांप रहे थे कि हमसे नहीं हो पाएगा, और आखिर में वह मार भी नहीं पाया। जब अकबर ने उसका सिर कलम नहीं किया तो बैरम खान ने अपने हाथों से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि वह चाहता था कि अगर अकबर हेमू का सिर धड़ से अलग करेगा तो यह गाजी का जो देखें तो उपाधि धारण कर सकता है। लेकिन ऐसा हो न सका। तो यहाँ पर मुगल सेना जीत गई और दिल्ली और आगरा पर पुनः कब्जा कर पाई। तो हम इसे एक एक घटनाओं को देखते हैं और समझते हैं। परिचय अगर हम लोग देखें तो बाबर ने 1526 में पहला पानीपत युद्ध जीतकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। हुमायूं ने बाबर का उत्तराधिकारी लिया, लेकिन शेर शाह सूरी 1540 में उसे हरा दिया। शेर शाह के मरने के बाद उसका साम्राज्य कमजोर होने लगा। हुमायूं ने अवसर पाकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन अगले ही वर्ष 24 जनवरी 1556 को उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाबालिग पुत्र अकबर को कालानौर में गद्दी पर बैठाया गया। इस समय मुगल सत्ता कमजोर थी। यही स्थिति हेमचंद विक्रमादित्य के उदय का कारण बनी। अगर देखें तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें बाबर की जीत हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर देखें तो जब बाबर की मृत्यु होती है 1530 में, तो उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है। लेकिन गद्दी पर तो बैठ गया वो, कुछ समय के बाद मतलब कि 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है कन्नौज का, और उसमें हुमायूं पराजित होता है और शेर शाह सूरी की जीत होती है। जब शेर शाह सूरी जीत गया तो हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। जब वह भारत छोड़कर भाग गया तो 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई तो जो सूरी वंश है वह काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि उसके जो भी उत्तराधिकारी आए वह उतने मजबूत नहीं थे। वह जब मजबूत नहीं थे तो वह पतन के कगार पर पहुंचा। वह जैसे ही सूर्यवंश कमज़ोर हुआ, उस समय हुमायूं 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा और उसमें हुमायूं की जीत हुई और पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। लेकिन कुछ ही समय के बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। मतलब कि जब सरहिंद का युद्ध जीता हुमायूं, उसके 6 महीने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो
उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा। लेकिन उस समय मुगल साम्राज्य इतना मजबूत नहीं था, काफी कमजोर था। लेकिन उसी समय देखें तो हरियाणा का रहने वाला हेमू, जो एक वैश्य परिवार से आता है, वह उसको लगा कि इस समय मुगल साम्राज्य काफी कमजोर है और हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो और भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। हेमू का उदय जन्म रेवाड़ी हरियाणा में एक सामान्य वैश्य परिवार में हुआ। शुरू में नमक सब्जियों का व्यापार करता था। जो हेमू है उसका जन्म हरियाणा में हुआ, जो एक वैश्य परिवार में जन्म हुआ उसका। लेकिन उसको कई जगह नमक बेचते हुए, सब्जियां बेचते हुए उसे देखा गया, क्योंकि वह व्यापार करता था। लेकिन कुछ समय के बाद देखें तो वहाँ पर आदिल शाह सूरी की सेवा में हेमू चला गया। जब वो वहाँ पर गया तो हेमू प्रशासनिक कौशल के रूप में अपने आप को निखारा, मतलब कि अपने आप को सिद्ध किया, और वह वजीर और सेनापति के रूप में देखें तो आदिल शाह सूरी के लिए कार्य किया हो। और सेनापति रहते हुए उसने 22 से अधिक लड़ाइयाँ जीती। तो उसको भी देखते हैं। देखें तो धीरे धीरे अफगान शासक आदिल शाह सूरी के अधीन सेवा में आया। मतलब कि जो हेमू है वह आदिल शाह सूरी की सेवा में आया हो। मतलब कि देखें तो आदिल शाह सूरी की साम्राज्य, जो शासक था आदिल शाह सूरी, इसके संरक्षण में आया वो और इसकी सेवा करने लगा वो। जब आदिल शाह सूरी ने यह देखा कि यह काफ़ी प्रतिभावान है, इसमें प्रशासनिक कौशल काफ़ी अधिक है, तो इसे और भी अवसर दिए गए। जब अवसर मिला तो अपने आप को यह साबित किया, वजीर और सेनापति के रूप में अपने आप को सिद्ध किया। और सेनापति रहते हुए इसने 22 से अधिक लड़ाइयों को जीता। और भी देखते हैं। देखें तो प्रशासनिक दक्षता और सैन्य कौशल के कारण जल्दी उभर गया, मतलब कि अपने आप को जल्दी साबित किया, वजीर बना और स्वयं सेनापति के रूप में 22 से अधिक युद्ध जीते। मतलब कि वह वजीर के पद पर भी काम किया। मतलब वजीर का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के पद पर भी वह कार्य किया। और यहाँ तक देखें तो स्वयं सेनापति के रूप में 22 से अधिक लड़ाइयाँ जीती। जब हेमू सेनापति था, क्योंकि वह सेनापति के रूप में भी वह कार्य किया हो, जब सेनापति था तो उसने 22 से अधिक लड़ाइयाँ जीती। तो काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी शक्तिशाली है, तभी तो जीत रहा है। क्योंकि 22 जो लड़ाइयाँ जीतना बहुत बड़ी बात है। और भी देखते हैं। जब दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो खुद को राजा विक्रमादित्य की उपाधि दी। जब हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो उस समय खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी।
मतलब कि विक्रमादित्य की उपाधि यह धारण कर लिया है, अपने नाम में यह जोड़ लिया है। और भी देखते हैं, यह बात ध्यान रखने योग्य है कि हेमू इतिहास में उन गिने चुने व्यक्तियों में है जिसने दिल्ली की गद्दी हिंदू शासक के रूप में प्राप्त की। देखें तो उस समय हिंदू शासक दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हेमू एक हिंदू शासक था, क्योंकि जब यह दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया है तो हिंदू के रूप में यह बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन हेमू अपने आप को साबित किया हिंदू के रूप में कि हमारे पास भी प्रशासनिक कौशल है, हमारे पास भी वो शक्ति है कि हम दिल्ली और आगरा पर शासन कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। देखते हैं और भी, देखें तो टकराव का कारण, टकराव के कारण क्या थे, क्या वजह थी कि हेमू अकबर और बैरम खान से टकरा गया। क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर था। जब हुमायूं का शासनकाल खत्म हुआ तो मुगल साम्राज्य एक कमज़ोर दौर से वो गुजर रहा था वो। और दूसरी बात यह भी थी कि जब अकबर गद्दी पर बैठा तो वह काफ़ी छोटा था वो। तो हेमू को लगा कि इस समय मुगल साम्राज्य को हराना काफ़ी आसान है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, देखते हैं उसको हम लोग। हुमायूं की मृत्यु से मुगल सत्ता अस्थिर थी। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई तो सत्ता थी वह स्थिर नहीं थी, अस्थिर थी, क्योंकि उसका पुत्र अभी छोटा था और जो मुगल साम्राज्य है वह उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि जो गद्दी पर बैठा है वह एक लड़का है। वो उसकी उम्र मात्र 13 साल है, उसके पास कोई अनुभव नहीं है, गद्दी पर उनको संभालने का उसे कोई तजुर्बा नहीं है। यहाँ तक कि गद्दी कभी भी हाथ से जा सकती है। तो जो शासन व्यवस्था है वह मजबूत नहीं है, वो मतलब स्थिर नहीं है, अस्थिर है। देखते हैं, हेमू ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार करके खुद को शासक घोषित कर दिया। जब हेमू दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो वह खुद को शासक घोषित कर दिया। और भी देखते हैं, इसने अकबर और बैरम खां को सीधी चुनौती दी, दिल्ली का सिंहासन तय करेगा कि भारत पर अस्थायी सत्ता किसकी हो। अब जब हेमू देखें तो दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर चुका है, जब कब्जा कर लिया तो उसने अकबर और बैरम खां को चुनौती दी कि आप हमसे युद्ध कीजिए, हमारी लड़ाई के बाद तय करेगा कि भारत पर शासन कौन करेगा। तो फिर क्या हुआ, देखते हैं हम लोग। देखें तो युद्ध की तैयारी, युद्ध की तैयारी कैसी थी। दोनों अकबर और हेमू की जो युद्ध में सैनिक हैं, जो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, दोनों के पास क्या क्या है, कितनी कितनी सेनाएं हैं, देख लेते हैं उसको भी हम लोग। मुगल पक्ष को देख लेते हैं। पहले हम लोग मुगल पक्ष की बात कर लेते हैं कि मुगल के पास क्या क्या है। नेतृत्व बैरम खान, अकबर का संरक्षक। जो मुगल पक्ष है उसका नेतृत्व
बैरम खां कर रहा है, जो कि अकबर का संरक्षक है वो। और भी देखते हैं, सेना 20,000 से 25,000 सैनिक, जो मुगल पक्ष में देखें तो 20,000 से लेकर 25,000 सैनिक हैं। और भी देखते हैं, रणनीति अनुशासन और तुर्की फारसी युद्ध शैली, तोपों घुड़सवारों का प्रयोग। उस समय देखें तो अनुशासन में तुर्की और फारसी युद्ध शैली, तुर्की और फारसी युद्ध शैली का इसमें प्रयोग दिखाई पड़ता है, जिसमें तोपें हैं, घुड़सवार हैं। तो ये सब मुगल सेना के पास है, मुगल पक्ष में है ये सब। और भी देखते हैं, स्थान देखें तो कालानौर से निकलकर पानीपत पहुंचे, कालानौर से निकलकर वह पानीपत पहुंचे, क्योंकि पानीपत में अगर देखें तो वह जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा था वो, वहाँ पर किसी का देखें तो नियंत्रण नहीं था। देखेंगे तो वह कई किलोमीटर में वहाँ पर खाली क्षेत्र था, और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, और वहीं पर पानीपत का द्वितीय युद्ध होने वाला है। देखते हैं उसको हम। हेमू का पक्ष देख लेते हैं, हेमू के पक्ष में क्या क्या था उसको भी देख लेते हैं। नेतृत्व स्वयं हेमू कर रहा था, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है उसमें नेतृत्व हेमू खुद कर रहा था, मतलब कि वह सेनापति था वो उसमें। सेना 50,000 से 60,000, हेमू की सेना में 50,000 से 60,000 सैनिक हैं, तो सेना काफ़ी अधिक है इसकी, दोगुना से भी ज़्यादा है। युद्ध हाथी लगभग 1500, जिन्हें उस समय चलते फिरते दुर्ग माना जाता था। हेमू की सेना में 1500 से अधिक हाथी हैं, जो कि एक मजबूत स्थिति में हेमू को वह रखते हैं। वह मतलब कि जो भी हाथी हैं वो एक किले के बराबर हैं, क्योंकि हाथियों के पास काफ़ी शक्ति होती है। वह जिधर भी जाएंगी उधर सैनिकों को कुचलती हुई जाएंगी वह, जिससे कि युद्ध में डर फैलाने के लिए, दुश्मन को डराने के लिए काफ़ी हैं वो। देखते हैं और भी, देखें तो रणनीति क्या थी इसकी, हेमू की रणनीति क्या थी। सीधे टकराव हाथियों व भारी घुड़सवारों से आक्रमण। हेमू क्या करता था कि हाथियों से सीधा हमला करता था वो, और जो भी घुड़सवार हैं सबको एक साथ आक्रमण करने के लिए वो भेज देता था वो। तो मतलब कि हाथी और घुड़सवार दोनों एक साथ आक्रमण कर रहे हैं। देखते हैं और भी, युद्ध का क्रम देख लेते हैं। देखेंगे तो युद्ध को हम लोग 3 चरणों में पढ़ेंगे हम लोग। पहला चरण में क्या होता है, देखें तो प्रारंभिक चरण, मतलब कि हम लोग युद्ध का पहला चरण देखते हैं। इसमें क्या हुआ, हेमू ने युद्ध हाथियों और घुड़सवारों से हमला किया, मतलब कि युद्ध की शुरुआत हेमू करता है, वह हाथियों और घुड़सवारों से हमला करता है, मतलब पहला आक्रमण हेमू ने किया, हाथियों और जो भी घुड़सवार हैं उनके माध्यम से। मुगल सेना दबाव में आ गई, जो मुगल सेना है वह दबाव में आ गई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर 1500 हाथी चलेंगे तो स्थिति क्या होगी वहाँ पर।
तो जो मुगल सेना है वह दबाव में आ गई। फिर क्या हुआ? शुरुआती जीत निश्चित रूप से हेमू की तरफ झुक रही थी। शुरू में जो जीत है वह हेमू की तरफ झुक रही थी वह, क्योंकि जो 1500 हाथी हैं वह पूरी तरह से युद्ध को अपनी पक्ष में करने के लिए बेकाबू हैं वो, क्योंकि जिधर भी जाएंगी उधर सैनिकों को अपने पैरों तले रोंदती हुई जाएंगी वो, जिससे कि मुगल सेना में डर का माहौल बन गया। लेकिन फिर क्या हुआ? अब हम लोग दूसरा चरण देखते हैं, मध्य चरण, क्योंकि हम लोग पहला चरण युद्ध का देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरे चरण पर बात करते हैं, मध्य चरण, मतलब कि युद्ध के बीच की स्थिति पर बात कर लेते हैं हम लोग। हेमू स्वयं हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहा था। जो हेमू है वह खुद हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहा था वो, मतलब सब कुछ वह देख रहा था, वह निगरानी कर रहा था कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। मतलब हेमू हाथी पर बैठा हुआ है। मुगल सैनिक भयभीत होने लगे, बैरम खां संकट में दिखने लगे। जो मुगल सैनिक हैं वह भयभीत हो गए, क्योंकि जहाँ पर 1500 हाथी चलेंगे तो कोई भी भयभीत हो सकता है। तो वहाँ पर जो मुगल सैनिक हैं वह भयभीत हो गए, और यह संकट के बादल बैरम खां के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बैरम खां पूरी तरह से परेशान हो गए कि क्या किया जाए, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य खोया नहीं। देखते हैं उसको भी। लेकिन मुगल सेना अनुशासन और संगठन के बल पर टिके रहे। लेकिन देखें अगर तो मुगल सेना है वो अनुशासन और संगठन के बल पर वह टिके रहे, मतलब कि डर इतना नहीं लगा कि अपने आप का जो धैर्य है वह खो सके। मतलब कि मुगल सैनिक अपना जो धैर्य है वह बनाए रखे, वो अपने आप को अनुशासन और संगठन से खुद को अलग नहीं किया। मतलब कि जो अपनी आखिरी सांस है वह पूरा उसने झोंक दिया। और भी देखते हैं। फिर हम लोग तीसरा देख लेते हैं चरण हम लोग, जो कि अंतिम चरण होगा, निर्णायक मोड़ होगा। यहाँ पर पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा तीसरा चरण में। तो देखते हैं उसको भी हम लोग। अचानक हेमू की आंख में तीर लग गया। हेमू उस समय जीत के काफी करीब था, लेकिन अचानक एक तीर आया और हेमू की आंख में लग गया। क्योंकि जो देखेंगे आप तो शरीर का जो आंख है, जो जो शरीर का एक ऐसा भाग है वह काफी नाजुक होता है आंख। एक तीर आता है और हेमू की आंख में लग जाता है। जैसे ही लगा तीर, हेमू बेहोश होकर उसी पर गिर गया। मतलब कि वह हाथी से नीचे नहीं गिरा, वो उसी पर वह बे, बेहोश हो गया, हाथी पर ही ऊपर। फिर क्या हुआ? वह गंभीर रूप से घायल होकर अपने हाथी पर बेहोश हो गया। सैनिक को लगा कि हेमू मारा गया। उसके हाथी ने भी नियंत्रण खो दिया और भागने लगा। जब सैनिकों ने देखा कि जो हेमू हैं वह दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब सबको लगा कि हेमू मारा गया।
और जो हेमू जिस हाथी पर बैठा हुआ था, वह हाथी अब नियंत्रण से वह बाहर हो गया। वो काफी वह इधर उधर अपना उत्पात मचाने लगा। मतलब कि वह नियंत्रण से वह बाहर हो गया हाथी, क्योंकि हेमू जो है वह बे, बेहोश हो गया है। वह जब बेहोश हो गया तो उसका हाथी से कंट्रोल बाहर हो गया। तो जो भी हाथी है वह अपने आप को कंट्रोल से बाहर देखते हुए, मतलब कि नियंत्रण उस पर है ही नहीं हाथी पर, और वह इधर उधर भागने लगा। और भी देखते हैं उसके हाथी ने भी नियंत्रण खो दिया और भागने लगा। मतलब कि जिस हाथी पर हेमू बैठा हुआ था, वह हाथी अपना नियंत्रण खो दिया और इधर उधर वह भागने लगा। और भी देखते हैं, अंतिम चरण देख लेते हैं हम लोग। अंतिम चरण में क्या हुआ? सेना में भगदड़ मच गई। बिना नेतृत्व के सेना बिखर गई। मुगल सेना ने पलटवार कर निर्णायक विजय प्राप्त की। जब देखें तो सैनिकों को हेमू नहीं दिखाई दिया, तो सेना में भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई तो यहाँ पर जो भी सेना थी वह क्या हुई? वह बिखर गई। वह जब बिखर गई तो इसका फायदा अकबर और बैरम खान ने पूरी तरह से उठाया और अपनी जीत को मुकम्मल किया। मतलब कि अब हेमू हार गया और यहाँ पर अकबर जीत गया। जब अकबर जीत गया तो फिर क्या हुआ देखते हैं। परिणाम देख लेते हैं। जीतने के बाद क्या हुआ, क्या परिणाम निकले। दिल्ली और आगरा पर पुनः मुगलों का कब्जा हो गया। जब मुगल जीत गए पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो दिल्ली और आगरा पर पुनः क्या हो गया? कब्जा हो गया। किसका? मुगल का हो गया, मतलब अकबर का कब्जा हो गया दिल्ली और आगरा। हेमू की हार हुई इसमें। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की हार हो गई। घायल अवस्था में बंदी बनाया गया। जो हेमू है उसको घायल अवस्था में बंदी बनाया गया। जब बंदी बना लिया गया तो उसे अकबर और बैरम खां के सामने लाया गया। जब सामने लाया गया तो जो बैरम खां है वह एक तलवार देता है अकबर को कि तलवार लो और इसका जो सिर है वह काट दो, मतलब सिर धड़ से अलग कर दो। लेकिन अकबर अभी देखें तो 13 वर्ष का ही लड़का है। वो काफी डर रहा है। वो उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। लेकिन जब अकबर सिर उसका काट नहीं पाया, क्योंकि बैरम खां को लगता था कि जब अकबर काट ले देगा उसका सर, तो गाजी की उपाधि और प्राप्त कर लेगा। लेकिन अकबर सिर काट नहीं पाया। जब जब नहीं काटा तो खुद बैरम खान ने तलवार अपने हाथों में लिया और यहाँ पर हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पर अकबर और बैरम खां के सामने लाया गया ताकि वह बैरम खां चाहता था कि अकबर स्वयं उसे मारे ताकि वह गाजी कहलाए। लेकिन अकबर ने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। बैरम खान ने स्वयं हेमू का सिर काटा। तो यहाँ पर बैरम खां खुद हेमू का सिर को काट देते हैं और हेमू का अंत हो जाता है।
तो यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य है, जो अकबर है, अकबर की यहाँ पर जीत हुई और हेमू की हार हुई। तो आप पानीपत के द्वितीय युद्ध को एक कहानी के माध्यम से एक आसान भाषा में समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।